मैं नकाब करके औरतों की मालिश करता और सब मुझे आपा शकीला के नाम से जानते थे। एक दिन इमाम मस्जिद की बीबी ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैंने मालिश करना शुरू किया तो इमाम मस्जिद अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका और मेरा नकाब उतार दिया। और फिर जो हुआ, तौबा तौबा। मेरा नाम शकील है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। कम उम्र से ही बहनों के साथ रहने की वजह से मैं काफ़ी हद तक लड़कियों के जैसा बन गया था। अब्बू का इंतकाल हो गया था, अम्मी नौकरी करती थी, इसीलिए घर में मैं और मेरी बहनें ही सारा दिन रहती थी। बहनों के साथ सारा वक्त रहने की वजह से उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ लड़कियों जैसा हो गया था। कुछ कुदरती तौर पर भी था और कुदरती तौर पर मेरा कद काठी मर्दों जैसा नहीं था। बहनें मुझे मजाक मजाक में लड़कियों वाले कपड़े पहना देती, मुझे अम्मी की सुर्खी लगा देती। मैं उनके साथ गानों पर लड़कियों की तरह ही नाचता। अम्मी मुझे बहनों के साथ इस तरह लड़की बना देती तो बहुत गुस्सा करती थी। मम्मी के लाख समझाने पर भी ना बहनें बाज आती और ना ही मुझे अम्मी की बात समझ आती। हमारे लिए तो यह सब कुछ खेल कूद का हिस्सा था। शुरू में तो पहले बाहर वालों ने यह बात नहीं सोची की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ा होने लगा, हर किसी को यह बात महसूस होने लगी, शकील तो शकील से कहीं ज्यादा शकीला लगता है। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो हर कोई मेरा मजाक बनाने लगा। सारे लड़के मुझे लड़की कहकर तंग करते। परिवार में कोई शादी होती तो हर किसी को मेरा डांस देखने का शौक होता। हर कोई मुझे लड़कियों वाले डांस पर डांस करता देखना चाहता था। मैं भी खुशी खुशी ठुमके लगाकर नाचने लगता और महफिल में खूब सीटियां बजती, लेकिन मेरे पीछे हर कोई मेरा मजाक बनाता था। मम्मी को यह बात बिल्कुल पसंद न थी। मम्मी हर शादी में जाने से पहले मुझे डांट कर समझा देती कि मैं वहाँ जाकर डांस ना करूँ और वहाँ जाकर एक कोने में बैठा रहूँ। लेकिन सब लोग जानबूझकर मुझे उकसाते और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती स्टेज तक ले जाते। जैसे ही गाना बजने लगता मेरे पैर थिरकते लगते। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे बहनों को भी यह बात बुरी लगने लगी थी कि मैं हर महफिल में डांस करता हूँ और सारे मर्द मुझे गंदी नज़र से देखते हैं। मम्मी तो पहले से ही इस बात के सख्त खिलाफ थी और फिर एक शादी में किसी ने मुझको शकीला आपा कहकर पुकार दिया। फिर क्या था, उसका देखी देखा हर कोई मुझे शकीला आपा कहकर पुकारने लगा। मैं जब 14 साल का हुआ तो इस कदर खूबसूरत था कि हर कोई मुझे देखता रह जाता। लेकिन मेरी खूबसूरती में कहीं ना कहीं लड़कियों वाली शर्त, मेरे नैन बिल्कुल लड़कियों की तरह और बड़ी बड़ी आंखें। गली मोहल्ले के लड़कों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकलता तो वह लोग ऐसे मेरे पीछे पीछे चलते जैसे मैं कोई लड़की हूँ। मेरी बुआ के लड़के ने कई दफ़ा मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और जब मैंने यह बात अम्मी को बताई तो अम्मी ने ही मुझे खूब पीटा और मेरा घर से निकलना बंद करवा दिया। कुछ दिन बाद मेरी वजह से मेरे बहनों के रिश्ते रुकावट आने लगी। जो भी रिश्ता लेकर आता वह ये कहकर लौट जाता कि उनके घर में 4 बेटियां नहीं 5 लड़कियां हैं। मेरी वजूद सबकी आंखों में खटकने लगा था। मेरी अम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुद भी लड़कों और मर्द की नज़रों से तंग आ चुका था। ऐसे ही जब एक दिन बड़ी बहन के लिए आने वाले रिश्ते मेरी वजह से इनकार करके चले गए तो अम्मी ने मुझे गुस्से से घर से निकाल दिया और कहने लगी कि जब तक तू मेरे घर बैठा है मेरी बिटिया पराए घर की नहीं हो सकेंगी। 15 साल की उम्र में मैं बेसहारा और बेआसरा फुटपाथ पर बैठा था और सड़क पर आने जाने वाले मर्द मुझे लड़की समझकर तंग कर रहे थे। आजकल की लड़कियां भी तो लड़कों के जैसे बन ठन कर रहती हैं, इसीलिए किसी को भी यह ख्याल ना हुआ कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। हर किसी ने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरी बदकिस्मती थी कि किन्नरों का एक गैंग मुझसे टकरा गया और वह लोग मुझे ले गए। काफ़ी अरसे तक मैं न चाहते हुए भी उनके साथ नाचता रहा। मेरा नाम आपा शकीला ही पड़ गया था। मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और मुझे अच्छे से मेकअप करना भी आ गया था, लेकिन मैं यह जिंदगी नहीं चाहता था। 18 साल की उम्र में मैं वहां से भाग निकला और ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर पहुंच गया। मेरे पास कुछ ही सामान मौजूद था जिसमें सारे कपड़े ही औरतों वाले थे। मुझे बिल्कुल भी समझ न आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अब आगे मैं और नाचना नहीं चाहता था। मैं दिन में यहाँ वहाँ भटकता रहा। इस शहर में भी मर्दों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। आते जाते मर्द मुझसे मेरा भाव मालूम करते और रात गुजारने की पेशकश करते। एक बूढ़ा रिक्शा वाला बहुत दिनों से मुझे देख रहा था और एक दिन कहने लगा, बेटी तुम इतनी खूबसूरत हो, कब तक सड़क पर धक्के खाओगी? मेरे घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली है, तुम चाहो तो वहाँ रह जाओ और जब कोई काम मिल जाए तो तुम किराया देना शुरू कर देना।
वो बूढ़ा मुझे बहुत ही नेक इंसान मालूम हुआ था, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा। एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। बीते 4 सालों में मैं इतना तो समझ गया था कि मैं कभी मर्द बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मुझमें ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मर्दानगी नज़र नहीं आती थी। इसीलिए जहाँ पर मैंने खुद को एक औरत के रूप में ही रहने दिया और नकाब पहनना शुरू कर दिया और जगह जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं ना मिल सका। मेरे पास पढ़ाई तो थी ही नहीं और ना ही कोई हुनर था। मुझे तो सिर्फ नाचना गाना ही आता था और इसके अलावा मैं सिर्फ मालिश ही कर सकता था, क्योंकि जब हमारा पूरा ग्रुप नाच नाच कर अपने अड्डे पर पहुंचता तो हर कोई मुझसे मालिश करवाता, क्योंकि मेरे हाथ बहुत नरम कलाई और लड़कियों जैसे थे। इसीलिए जब कोई काम ना मिल सका तो मैंने किसी को अपना काम बना लिया जो मुझे आता था, और वह था मालिश करना। मैंने आपा शकीला का पोशाक पहन लिया और आसपास के लोगों में मशहूर कर दिया कि मैं बहुत ही अच्छी मालिश करती हूँ। बस फिर क्या था, फिर उन लोगों ने मुझे खुद ही मालिश के लिए बुलाना शुरू कर दिया। कोई औरत प्रेग्नेंट होती या किसी औरत के घर बच्चे का जन्म होता तो आपा शकीला सबसे पहले वहाँ मौजूद होती। मैं जिस औरत की मालिश करता उसे फौरन आराम आ जाता। मैं औरतों के जिस्म के जिस हिस्से पर हाथ रखता उसका दर्द तुरंत चला जाता और फिर खुशी खुशी अपनी मर्जी से मुझे बहुत सारे पैसे दे दिया करते। मेरी मालिश इस कदर मशहूर हो गई थी कि दूर दूर से लोग आने लगे। हर कोई कहता कि आपा शकीला के हाथों में तो जादू है, जिस्म का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। मालिश के जरिए काफ़ी पैसे कमा रहा था और किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ। मैं जहाँ जाता अपना नकाब न उतारता। मेरी खूबसूरती मेरे लिए एक जहर था, इसीलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसा ही एक दिन मैं मालिश करके लौट रहा था कि एक बच्चे ने मुझे आवाज़ देकर कहा, शकीला आपा, आपको इमाम साहब की बीवी बुला रही हैं। यह बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि पता नहीं इमाम साहब की बीवी मुझे क्यों बुला रही हैं। वह तो एक पर्देदार औरत थी, उसको मुझसे क्या काम आ गया था। यही सोचते सोचते मैं इमाम साहब के घर पहुंच गया। इमाम साहब की बीबी ने मुझे अंदर बुलाकर बिठाया। इमाम साहब की बीबी बहुत मुश्किल से चल रही थी, शायद उसे कोई परेशानी थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर अजीब सी घबराहट हो रही थी। इमाम साहब की बीबी ऐसी पर्देदार औरत थी। इमाम साहब की बीबी कहने लगी, शकीला आपा, आज सुबह ही मैं बाथरूम में गिर गई हूँ और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा मोच आ गई है। मैं आपसे मालिश करवाना चाहती हूँ। मेरे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मैंने आज तक बहुत सी औरतों की मालिश की थी, लेकिन इनमें से कोई भी पर्देदार औरत नहीं थी। इसीलिए इमाम साहब की बीवी की मालिश करने को सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया और बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, इनकी मालिश के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। लेकिन इमाम साहब की बीवी का इसरार बढ़ता ही चला गया। वह बेचारी बहुत तकलीफ में थी और मेरी मदद चाहती थी। उसकी तकलीफ देखकर मैंने हाँ कर दिया। मालिश करना मेरा काम था। मैंने सोच लिया कि मैं बगैर किसी बदन जरी के अपना काम कर दूंगा। उसी दिन से इमाम साहब की बीबी ने मुझसे मालिश करवाना शुरू कर दिया। उसकी मालिश करके मैं इमाम साहब के घर से निकलने ही लगा था, तभी इमाम साहब आ गए और पहले तो वह मुझे देखकर चौंक गए। मैं नकाब में था। इमाम साहब की बीबी ने उन्हें बताया कि मैं आपा शकीला हूँ और बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। पहले ही दिन से उसे आराम मिल चुका था। मौलवी साहब ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। उनकी नज़र इतनी गहरी थी कि मैं फ़ौरन घबराकर उनके घर से बाहर निकल आया। मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ था। मैंने सोच लिया कि मैं दोबारा इमाम साहब के घर नहीं आऊँगा। मुझे उनकी नज़र बहुत अजीब सी लगी थी, लेकिन अगले ही शाम इमाम साहब की बीबी ने एक बच्चा भेजकर मुझको बुलवा लिया। जब मैं उनके घर आया तो वह मुझे देखकर कहने लगी कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपकी मालिश से मुझे बहुत आराम मिला है। और उन्होंने कहा कि आपको पूरे 1 हफ्ते मेरी मालिश करना है। और इमाम साहब की बीबी बेड पर उल्टा लेट गई और मैं उसकी कमर पर सरसों के तेल से मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़र एक दफ़ा भी उसके कमर पर न डाली थी। मैं जानता था कि वह एक नेक और पर्देदार औरत है और मैं जानबूझकर उसका पर्दा खराब नहीं करना चाहता था। उसकी मालिश करते हुए मुझे और गर्म तेल की ज़रूरत हुई तो मैंने उनसे कहा तो वो कहने लगी कि शकीला आपा, छोटा सा तो घर है, आप खुद किचन में जाकर तेल गर्म करके ले आएँ। मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द है। मुझे बार बार बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल है। वैसे भी बीवी को मालिश करवाने में हमेशा नींद लग जाती थी और इस वक्त भी वह नींद में ही थी। वह गोलियां भी इस्तेमाल कर रही थी।
इसीलिए जल्दी नींद लग जाती थी। उसने कहने पर फौरन मैं ही किचन में जाकर तेल गरम करने लगा, लेकिन उसी वक्त इमाम साहब घर चले आए और मुझे किचन में देखकर हैरान रह गए। मैंने जल्दी से तेल गरम किया और किचन से बाहर निकलने लगा, लेकिन इमाम साहब रास्ते में ही खड़े थे। उसकी नज़र आज भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, घर में मेरी बीबी और आपके अलावा कोई नहीं होता तो यहाँ आपको नकाब की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप नकाब उतार सकती हैं। मैंने तुरंत उनको जवाब दिया कि आप भी तो आते जाते रहते हैं, इसीलिए मैं पर्दे का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तुरंत ही वहाँ से निकलकर बीबी के पास पहुँच गया। बीबी गहरी नींद में सो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं इमाम साहब क्यों बार बार मुझे इस तरह देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी बीबी की मालिश करने लगा। मालिश खत्म होते ही मैंने बीबी को जगाकर जाने की इजाज़त मांगी तो वह नींद में ही कहने लगी, आपा शकीला तेल की प्याली किचन में रखते हुए चली जाएं। जैसे ही मैं तेल की प्याली किचन में रखकर लौटा, इमाम साहब पीछे से आकर अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। वह अपनी बीबी की नींद का फ़ायदा उठा रहे थे। कहने लगे, शकीला मैं एक दफ़ा आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान हैं। मुझे इमाम साहब की ऐसी हरकत से बिल्कुल उम्मीद ना थी। मैंने जल्दी से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और फिर भागते भागते अपने घर पहुंचा। मेरा सारा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने आज तक बहुत से मर्दों को अपने पीछे पड़ते देखा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमाम साहब मेरे साथ ऐसे पेश आएंगे। एक अजीब सा डर मुझ पर हावी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब तक किसी भी सूरत में मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। मेरी सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। मुझे बार बार इमाम साहब का चेहरा और उनकी मुस्कुराहट याद आ रही थी। मेरी नज़र में तो इमाम साहब एक इज्जतदार इंसान थे। मुझे उनसे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगले दिन मुझे फिर से मजबूरी में इमाम साहब के घर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। राशन खत्म हो चुका था और इमाम साहब की बीबी की मालिश करने की वजह से मैं किसी और के घर में ना जा सका था। मैंने सोच लिया था कि आज आखिरी दिन जाकर इमाम साहब की बीबी से अपने मेहनत के पैसे ले लूँगा और फिर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। यही सोचकर मैं उनके घर पहुँच गया। इमाम साहब की बीबी मुझे अपने घर में ले गई और यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि इमाम साहब पहले से ही कमरे में मौजूद थे। मजबूरी में मुझे उनसे सलाम करना पड़ा। मैं इंतज़ार करने लगा कि वह कब कमरे से बाहर जाएं और मैं उनके बीबी की मालिश शुरू करूं, लेकिन इमाम साहब तो आराम से बैठे हुए थे। बीबी कहने लगी कि आप मालिश शुरू कर दें, आज इमाम साहब को कहीं नहीं जाना। वैसे भी वह मेरे शौहर हैं, मेरा उनसे क्या पर्दा। मैंने जैसे ही मालिश करना शुरू किया, बीबी गहरी नींद में सो गई और इमाम साहब मुझे गहरी नज़रों से देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी उनके बीबी की मालिश करने लगा। इमाम साहब का पूरा ध्यान मेरी तरफ था। प्याले में गर्म तेल खत्म हो गया था। मजबूरन मुझे किचन में तेल गर्म करने के लिए जाना पड़ा। इमाम साहब फौरन मेरे पीछे आए और मेरा नकाब खींच लिया। मुझे इमाम साहब की ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी। मैं डर गया। मेरा नकाब खुल गया और मेरा चेहरा देखकर इमाम साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और मैं एक लड़की महसूस हो रही थी। कुछ देर तक वहाँ यूं ही मेरा चेहरा देखते रहे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अगर वह मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करते तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाता। इमाम साहब मेरे करीब आए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने इमाम साहब से कहा कि मुझ पर तरस खाएं और मुझे जाने दें, लेकिन इमाम साहब को मुझ पर तरस ना आया था और इसके बाद जो कुछ इमाम साहब ने किया वह नाकाबिले बयां था। यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि इमाम साहब ने उस दिन बेकाबू होकर मेरे साथ क्या किया। आधे घंटे बाद मैं उनके घर से निकल आया था। इमाम साहब ने मेरे हाथ में मालिश के पैसे भी पकड़ा दिए थे। मुझे लगा था कि मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे ज़िंदगी में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। चेहरे पर नकाब पहनकर और शकील से शकीला आपा बनकर मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मेरी इज्जत शर्मसार हो गई थी। घर आकर मैं बिस्तर पर लेटकर खूब रोने लगा था। बचपन का वह वक्त मुझे याद आ रहा था जब मेरी 4 बहनें मेरे आसपास बैठी रहती और मुझे दुल्हन बनाया करती। मैं बहुत खुशी खुशी दुल्हन बना करता था, क्योंकि अम्मी की शादी का सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर मैं बहुत खूबसूरत लगता था।
अम्मी ने कई दफ़ा मुझे मारा पीटा भी था, लेकिन इस खेल में मुझे 5 बहन भाइयों को बहुत मज़ा आता था। खेल खेल में ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। नादानी में शुरू होने वाला शकील से शकीला का सफ़र इस उम्र में मेरे लिए आकर एक मुसीबत बन गया था। अपनी पहचान बदल लेना इतना भी आसान नहीं होता, इस बात का एहसास मुझे आज भी हो रहा था। अगली सुबह उठा और मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इस इलाके में मेरे लिए रहना मुमकिन नहीं था। एक दफ़ा फिर से मैं मंजिल की तलाश में रास्ते में था और मैं अपना घर छोड़ रहा था और मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी माँ को मुझे इस तरह से घर से बेदखल नहीं करना चाहिए था। अगर वह मुझे शायद अपने घर में रखती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। मैं रातों रात चुपके से वह घर छोड़कर चला आया था और एक दफ़ा फिर से बस में बैठ गया था। मौलवी साहब के अल्फाज और उनका लबो लहजा मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने आंखें बंद की तो मुझे मौलवी साहब का चेहरा नजर आया। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे थे, बताओ शकीला, तुम कौन हो? इस मेकअप के पीछे कौन छिपा हुआ है? कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे हरकत से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम अपनी हकीकत मुझे खुद बताओ। मौलवी साहब की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि पहली ही नज़र में मुझे शक हो गया था कि तुम कोई औरत नहीं हो, लेकिन ना ही मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था और ना ही तुम्हारा अंदाज, इसलिए मैं तुम पर बहुत सख्त निगाह रखता था। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अगले दिन मैं जानबूझकर घर आया था कि तुम्हें देख सकूं और तुम्हें जान सकूं कि तुम शकीला आपा ही हो ना। मैंने तुम्हें किचन में देखा तो तुम्हारे अंदाज से मुझे मालूम हुआ कि तुम औरत नहीं हो। मैंने तुम्हारे बारे में मालूम किया तो मुझे पता चला कि तुम पिछले 2 हफ्ते से इस मोहल्ले में शकीला आपा के नाम से रह रहे हो और आज तक तुमने बहुत सी औरतों की मालिश की है। यह बात मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी कि तुम एक मर्द होकर कैसे औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी मालिश कर सकते हो, और वह भी इस तरह की कभी किसी औरत को तुम्हारे मर्द होने का पता भी ना चल सका। मैंने जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन तुम्हारे अंदाज और तुम्हारे झिझक ने मुझे यह एहसास दिलाया कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो। मैं अजीब सी कसमकस में था, इसीलिए सच जाने के लिए आज मैं पूरा दिन कमरे में ही बैठा रहा और तुम्हें मालिश करता देखता रहा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता मुझे एहसास हो गया कि तुम एक मर्द ही हो। अब तो यह तुम मुझे बताओगे कि तुमने शकीला आपा का लिबास क्यों पहन रखा है, क्योंकि अगर मैंने मोहल्ले को लोगों को बताया तो सब तुम्हें मिलकर इतना मारेंगे कि तुम यहीं पर मर जाओगे। इस मोहल्ले की जितनी औरतों ने तुम पर भरोसा करके तुमसे मालिश करवाई और उन सबके घर बर्बाद हो जाएंगे। तुमने तो मेरी पर्देदार बीबी को भी ना छोड़ा और उसके इज्जत को भी खराब किया। मौलवी साहब की नज़रों में मैं गलत साबित हो चुका था और वह मुझे गलत नज़रों से देख रहे थे और वह मुझे गलत समझ रहे थे जो मैं अपनी हवस पूरी करने के लिए औरतों की मालिश करता था। मौलवी साहब ने गुस्से में आकर मुझे बहुत बुरा भला कहा था। वह मुझसे सच जानना चाहते थे कि मैंने इतना गंदा काम क्यों किया। मैंने रोते हुए उन्हें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सच बताया। उन्हें मेरी बात पर विश्वास ना हुआ तो, लेकिन मेरी आंसुओं ने उन्हें कुछ एहसास दिला दिया। इमाम साहब ने कहा कि तुम रातों रात यह मोहल्ला छोड़कर चले जाओ और दोबारा किसी औरत की इज्जत खराब मत करना। मैं रोते हुए इमाम साहब के घर से निकल आया था और अब रातों रात वह मोहल्ला छोड़कर चला आया था। अब मैं फिर से बस में बैठा था और मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन मुझे यह पता था कि यह समाज और यह दुनिया मुझे जीने की इजाज़त नहीं देता। आप ही बताएं, अगर मैं शकील से शकीला आपा न बनता तो क्या समाज मुझे जीने की इजाज़त देता? समाज की गंदी नज़रों से मैं बच जाता या फिर कोई कंपनी मुझे नौकरी देती? मेरी तो माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। जमाने वाले क्या मुझे रखते? इस जमाने के इज्जतदार घरानों के इज्जतदार लोग मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।